हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 मार्च 2022 के। तो आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 10 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू, मतलब जो है वो स्लीपिंग पोस्चर में वो स्टैचू बना हुआ है और वो लॉर्ड बुद्धा का है। अभी बनाया जा रहा है कौन सी जगह पे, लेकिन ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है वो स्लीपिंग पोस्चर में एक स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है बोधगया में। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। आप इस स्टैचू को देख सकते हो, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। 2023 लगभग एक साल के बाद जो है ये ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये 100 फीट जो है वो लंबा है, 30 फीट इसकी हाई है, और आप देख सकते हो कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो स्लीपिंग पोस्चर में यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो जो स्कल्पचर्स हैं जो इसको बना रहे हैं वो कलकत्ता से आए हैं, और इस स्टैचू को फाइबर ग्लास के मटेरियल से बनाया जा रहा है। और इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक धार्मिक स्थल है, खास करके जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत ही फेमस ये धार्मिक स्थल है। और पूरे वर्ल्ड से जो है वो यहाँ पे महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो ये बोध गया वैसे भी स्थान जो है वो बहुत फेमस है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो याद रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट जो पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर में जो स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का, वो बोध गया में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब उसमें जो भी कंपनीज होंगी वो सारी की सारी वुमेन चलाएंगी, और वो कंपनीज चलाने वाली अगर वुमेन होंगी तो उसको कहा गया है वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। और ये 100% यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स ही जो है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को ओन करेंगी। और ये इंडिया का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जो कहाँ पे बनाया गया है, ये हैदराबाद में बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। आपको एग्जामिनर स्टेट भी पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया का फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क। एफएलओ का मतलब है फिकीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो इसको स्थापित किया गया। कहां पे किया गया, हैदराबाद के अंदर। तो जो फिकीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन या एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क है, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर बनाया गया। टोटल 50 एकड़ लैंड पे इसको बनाया गया है, और इसको स्थापित करने में जो सहायता प्रदान की है वो फिकीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई है। और तेलंगाना स्टेट ने इसमें साथ में प्रोत्साहन दिया, और 250 करोड़ रुपए जो है वो इसमें खर्च किए गए हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल वुमेन डे पे इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। और इसमें 25 जो है वो वुमेन ओन्ड अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई, जो कि खास करके ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और ये जो हमारा एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क है, इसमें अलग अलग तरह की सहूलतें दी जाएंगी, जैसे कि पैकेजिंग के बारे में, मेडिकल सर्विसेज के बारे में, वेलनेस, इंजीनियरिंग। तो अलग अलग सेक्टर जो है वो इसमें अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे फूड प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो काम करने का मौका मिले। और अलग अलग सेक्टर्स में अगर वुमेन काम करेंगी तो अपने आप ही वुमेन एम्पावरमेंट जो होगी, उनको हम सशक्त बना सकते हैं, उनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और ये एक तरह का होम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर मैं वुमेन की बात करता हूं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मानी जाती है, खास करके हमारे इंडिया के अंदर, कि बच्चों को संभालने का काम जो है वो औरत को दिया जाता है। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी दी गई है कि जो प्ले स्कूल्स हैं, क्रैचेस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो वुमेन अपने साथ लेके उन बच्चों को आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहूलत है कि वो वहां पे क्रैचेस या प्ले स्कूल में बच्चे जो है वो खेल सकते हैं, और औरत अपना काम जो है वो वहां पे कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास आइडिया है, तो वो अपने बिजनेस को आराम से इस पार्क के अंदर कर सकती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, हैदराबाद। याद रखना है, 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया, स्टेट तेलंगाना है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही फेमस है, एफएलओ, फिकीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ही एक यूनिट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, और इसकी करंटली प्रेसिडेंट जो है वो उज्ज्वला सिंघानिया है। याद रखोगे, उज्ज्वला सिंघानिया। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो है वो किसकी बायोग्राफी है। तो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, इवन
इंडियन पॉप और जैज सिंगर के तौर पे उनको जाना गया और इनका नाम है उषा उत्थुप। तो ये उनकी बायोग्राफी है। तो याद रखना है, इस बुक को पहले हिंदी में लिखा जा चुका है, अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कवर पेज। शायद अब आपने पिक्चर देख के पहचान लिया होगा कि उषा उत्थुप कौन है। बहुत ही नीडर संगीतकार के तौर पे इनका नाम जो है वो लिया जाता है। और ये बुक जो है वो विकास कुमार झा ने लिखी थी पहले हिंदी में, लेकिन उस टाइम पे नाम जो हिंदी में लिया गया था वो उल्लास की नाव के नाम से इस बुक को रिलीज किया गया था। लेकिन अब उन्हीं की बेटी श्रीश्री झा ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और बुक को नाम दे दिया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, और इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। लेकिन दोस्तों, इस बुक में उषा उत्थुप के जो संस्कार हैं, उनके स्ट्रगल्स हैं, या आप कह सकते हो उनका एटीट्यूड वर्क और लाइफ के प्रति, वो सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। क्योंकि उनकी बायोग्राफी है तो बाय डिफॉल्ट उनके बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी जर्नी जो है वो बताई गई है। और वैसे भी बहुत ही फेमस जो है वो प्लेबैक सिंगर तो हैं ही हैं, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो ये गा चुकी हैं, जैसे कि बंगाली है, हिंदी है, इवन इंग्लिश और जर्मन इटालियन लैंग्वेजेस में भी गा चुकी हैं, सिन्हैलिस लैंग्वेज में भी ये गा चुकी हैं। तो मतलब इसीलिए इनको जो है बहुत ज़्यादा सम्मान जो है वो इंडियन संगीतकार के तौर पे जो है वो लिया जाता है। और आपने याद रखना है कि इनको पद्मश्री भी जो है वो दिया जा चुका है। 2011 में भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री दिया गया था। नाम याद रखना है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, और उसको कहां पे लगाया गया है? पेटा स्केल मतलब बहुत ही फास्ट है, इसलिए उसको सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया है। और पेटा स्केल का मतलब है, या पेटा स्केल वाले जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। और इसकी जो तीव्रता है, जो इसकी गति है इस कंप्यूटर की, वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। और इसकी जो गति है वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है, याद रख सकते हो आप। और इसका नाम है परम गंगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और ये आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और इसको यूज किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और ताकि हम जो नेशनल इंपॉर्टेंस या ग्लोबल सिग्निफिकेंस लेवल पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो आप देख सकते हो पेटास्केल सुपर कंप्यूटर, नाम याद रखना परम गंगा, आईआईटी रुड़की में जो है वो इसको स्थापित किया गया है। और परम गंगा को जो डिजाइन किया है या उसको स्टार्ट किया है वो सीडेक ने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये फेज 2 के अंदर स्टार्ट किया गया। कौन सा फेज 2? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो फेज 2 चल रहा है। क्योंकि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन दोस्तों 2015 में स्टार्ट किया गया था। ये दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्टार्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का जो पूरा श्रेय जाता है, एक तो सीडैक के पास जाता है और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के पास जाता है, मतलब दोनों इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इसके ऊपर टोटल 4500 करोड़ 4500 करोड़ रुपीस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर खर्च किए जाएंगे 7 सालों के अंदर, 2015 से लेकर 22 तक। और लक्ष्य क्या था इसके अंदर? लक्ष्य था कि 24 ऐसी फैसिलिटीज बनानी, मतलब 24 ऐसी फैसिलिटीज बनानी, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हमने तैयार करने हैं जिनकी कंबाइंड जो स्पीड होगी वो 64 पेटाफ्लॉप्स होगी। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम बहुत पीछे हैं इस टारगेट से, लेकिन फिर भी हमने इस टारगेट को रखा हुआ था। और जो सुपर गंगा है या परम गंगा हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसके कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, इसीलिए इसको मेड इन इंडिया जो है वो सुपर कंप्यूटर कहा जा रहा है। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो ये हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसके तहत हमने डिसाइड किया है कि हम सुपर कंप्यूटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो बनाएंगे वो टॉप 500 लिस्ट में जो है वो पहले 100 में रैंक जो है वो करेगा। क्योंकि अभी तक ऐसे 3 सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप 500 में आते हैं, टॉप 500 में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो टॉप 100 में आता है। जैसे एक तो है हमारे पास परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसकी स्पीड जो है वो 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। एक प्रत्यूष है दोस्तों, प्रत्यूष, उसकी स्पीड 3.8 पेटाफ्लॉप्स है। एक हमारे पास मिहिर है जिसकी स्पीड 2.6 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये टॉप 500 वाले जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इसमें कोई भी टॉप 100 में नहीं है। इसमें सबसे ऊपर है परम सिद्धि, इसका रैंक जो है वो 102 है टॉप 500 लिस्ट के अंदर। तो हमारा लक्ष्य है कि टॉप 100 में हम लेके आए। और पूरे वर्ल्ड का अगर मैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करूं, उसका नाम है फुगाकू। याद रखोगे, ये जापान का है, जापान में ही जो है इसको स्थापित किया गया। और इसकी स्पीड जो है वो 415 पेटाफ्लॉप्स है। अब देखो इंडियन सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो 4.6 पेटाफ्लॉप्स है, और यहाँ देखो 415 पेटाफ्लॉप्स है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कामयाब होते होंगे।
और जो प्रत्यूष और मिहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्यूष और मिहिर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम के बारे में जानने के लिए ये यूज किया जाता है। और सीडेक के बारे में याद रख सकते हैं, सीडेक का जो मेन हेडक्वार्टर है वो बेसिकली पूना महाराष्ट्र में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कर्नल ए के नाथ हैं। कर्नल ए के नाथ नाम को आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी टीम ने 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है? याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, और इसमें टोटल 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। कहां पे हुआ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको खेला गया, और इसको जीता है चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो 2-3 चीजें इसी स्लाइड से आप याद रख सकते हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको होस्ट किया है, 3 से लेकर 12 फरवरी के बीच में हुआ, 2 वेन्यूज पे हुआ, अबू धाबी में, और ये 18th एडिशन था इस क्लब वर्ल्ड कप का। और ये 2000 में एग्जैक्टली स्टार्ट किया गया था, फीफा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और ये क्लब लेवल पे जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जनरली आयोजन किया गया। और अभी 7 टीम का फॉर्मेट चल रहा है, और ये 2007 से 7 टीम्स ही जो है वो क्या कर रही हैं? प्ले कर रही हैं। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में? और ये कंट्री है हमारे पास सिंगापुर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये एमओयू जो है वो एक समिट चल रही थी इंडिया और सिंगापुर की, टेक्नोलॉजिकल समिट 2022, उसके अंदर ये साइन किया गया। और खास तौर से दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में रिसर्च, डेवलपमेंट या इनोवेशन पॉलिसीज के ऊपर काम करेंगी, और दोनों कंट्रीज जो है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो स्थापित करेंगे। तो इससे क्या होगा? दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को आपस में जो है वो शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और साथ में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये एमओयू 5 साल के लिए साइन किया गया है, और अपने आप ही ये 5 साल जो है वो और एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ये 10 ईयर्स के लिए जो है वो साइन किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से किया गया है, और यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखोगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री ने एक नूर 2 नाम का एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है? ये सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है इस कंट्री का, और नूर का मतलब जो है वो लाइट भी होता है पर्शियन लैंग्वेज में, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। और ये कंट्री है दोस्तों ईरान। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो ईरान, या आप कह सकते हो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको हम IGRC कहते हैं, इन्होंने जो है वो नूर 2 नाम का या लाइट नाम का एक जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया है, और ये मिलिट्री सैटेलाइट है। और ये कितने एल्टीट्यूड पे स्थापित किया गया? ये 500 किलोमीटर हाइट पे जो है वो अपनी परिक्रमा करेगा। और मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो एक तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, या मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इन सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। और ये दूसरा ऐसा मिलिट्री सैटेलाइट है जो ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया था, क्योंकि पहला इन्होंने किया था अप्रैल 2020 के अंदर, अप्रैल 2020 में, और उस सैटेलाइट को इन्होंने भेजा था, ऑर्बिट में रखा था ये 425 किलोमीटर ऊपर, और ये 500 किलोमीटर ऊपर रखा गया है। तो ईरान के बारे में याद रखोगे, कैपिटल जो है वो तेहरान है, ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहिम रईसी हैं, और ईरानियन करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है। तो ये सारे के सारे आपने याद रखनी है चीज़ें। और आप और भी सैटेलाइट जो है वो ईरान के वो याद रख सकते हो, जैसे कि रसद-1 ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है, और ये ईरान ने लॉन्च किया था 2020 में। इन्होंने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था ज़फ़र-1 के नाम से। तो ज़फ़र-1, रसद-1, नूर-2 या नूर-1, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ईरान के हैं। इसी के साथ आते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ईरान पुट सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। और किसने लॉन्च किया है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसको लॉन्च किया है, नू-2 इसका नाम है। और ये अनाउंसमेंट की गई कि हम नू-2 को लॉन्च करेंगे, अब तो हो चुका है वो, क्योंकि अभी जो है वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए का चल रहा था, दोबारा से बातचीत होनी स्टार्ट हो गई है। पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड पे इसके ऊपर जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं वो जरूर याद रखनी है। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये पूरी बुक का नाम है। ये ऑटोबायोग्राफी है किस पर्सन की? तो बाय डिफॉल्ट नाम से पता लग रहा है इस बुक के कि वो बंदा बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रहा होगा। तो उन्होंने अपने ईयर जो बीसीसीआई के अंदर है उसके बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में बताया, ऑटोबायोग्राफी है, और ये है रत्नाकर शेट्टी की। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो रत्नाकर शेट्टी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एक बहुत ही फेमस और वन ऑफ इंडिया लॉन्ग सर्व्ड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज आप इस बुक का देख रहे हो यहाँ पे,
और ऑन बोर्ड, टेस्ट, ट्रायल और ट्रायम्फ। और यहाँ पे आप युवराज सिंह का फोटो जो है वो देख रहे हो, यहाँ पे आप बालाजी का फोटो देख रहे हो, और बहुत से ऐसे रिनाउंड प्लेयर हैं, जहीर खान का देख रहे हो, यहाँ पे मोहम्मद कैफ का आप फोटो देख रहे हो, और बहुत ही रिनाउंड प्लेयर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर भी शायद यहाँ पे बैठे होंगे। तो सभी प्लेयर्स आपको दिख रहे होंगे, सौरव गांगुली यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये रहे सचिन तेंदुलकर यहाँ पे बिल्कुल बीच में। तो ये बुक लिखी गई है, तो उनकी जर्नी जो बीसीसीआई के अंदर रही उसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हुआ है, खास करके एडमिनिस्ट्रेटर रहे जब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई के। और ये बुक रिलीज की है शरद पवार ने, याद रख सकते हो, शरद पवार जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीसीसीआई के और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने इसको रिलीज किया है। और बीसीसीआई के बारे में याद रखोगे, करंट प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, और 1928 में इसको बनाया गया था बीसीसीआई को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम, ताकि जो औरतें हैं उनको काम के अंदर जो है मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके, उनको वर्क प्लेसेस के अंदर मतलब जहाँ पे काम मिल सकता है उनको काम दिया जा सके। इससे क्या होगा कि इक्विटेबल काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मैन और वुमेन के अंदर, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी वुमेन की, इक्वल वर्ल्ड के ऊपर जो है वो ये स्टेट काम कर रही है। इसका मतलब ये स्टेट है कर्नाटका। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे और वुमेन को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो नई चीज़ें सीख सके, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको जागरूक करवाया जा सके। तो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसका टारगेट क्या है कि 5 लाख जॉब्स जो है वो वुमेन को प्रोवाइड करनी है। 5 लाख जॉब्स का टारगेट जो वो रखा गया है अगले 5 सालों के अंदर, एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी सिखा के उनको 2026 तक जो है हम 5 लाख ऐसी वुमेन को सशक्त करेंगे। ये भी इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन जो है वो लॉन्च किया गया। तो वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम जो है ये स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पे स्टार्ट किया गया, ताकि जिन औरतों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता उनको नई टेक्नोलॉजी सिखा के उनको हम जो है वो और अपस्किल करके, रीस्किल करके, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करके हम उनको इंडस्ट्री के अंदर लेके आए, ताकि हम वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज कर सकें, वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। अभी ऑलमोस्ट 35% पार्टिसिपेशन वुमेन की है, तो 50% पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर जो है वो दिया जा रहा है। और ये स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेबी ने लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी है इन्वेस्टमेंट की, जो यूपीआई के माध्यम से की जाती है। पहले ये 2 लाख रुपए थी, अब कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है जो यूपीआई के माध्यम से की जाती है, तो पहले 2 लाख थी, अब 5 लाख कर दिए उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि डेट सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये 1 मई 2022 के बाद से जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो एसबीआई ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी है और ये यूपीआई के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ये दिसंबर 2021 में ही डिसीजन लिया था कि यूपीआई के माध्यम से पहले 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन हो सकती थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो सकती है, जो कि अकाउंट जो हैं आप कह सकते हो ब्लॉक्ड अकाउंट इनिशियल पब्लिक ऑफर के बेसिस पे उन्होंने ये कहा था, उसी के बेसिस पे ये 5 लाख जो है वो करती है। तो कितना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ नहीं भी जानते कि डेट सिक्योरिटीज क्या हैं, पब्लिक इश्यूज ऑफ डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख लें और सेबी के बारे में जरूर याद रखना है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्वेश्चन में जरूर काम आएगी कि सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, इसका एक्ट पास किया गया था 1992 में, और इसकी चेयरपर्सन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन सेबी की बनाई गई हैं मधाबी पुरी। याद रखना है कौन बनाई गई हैं, मधाबी पुरी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सेबी का मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जेटा ने एक पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग हम कर सकें बैंक्स के लिए भी और जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनके लिए भी। सबसे पहले आपको जेटा के बारे में पता होना चाहिए कि एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न हम उनको कहते हैं कंपनीज को, वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो अब इन्होंने 5 साल का एक एग्रीमेंट किया है मास्टर कार्ड के साथ, ताकि हम क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के लॉन्च कर सकें आजकल की जनरेशन के लिए। तो अब देख सकते हो जेटा ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है ताकि क्रेडिट कार्ड्स जो है वो लॉन्च किए जा सके, नए डिजाइन और नए तरीके के। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है दोनों कंपनीज जो हैं वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगी। जेटा के जो मॉडर्न या क्लाउड नेटिव या फुली एप्लीकेशन बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड्स होंगे उसको लॉन्च किया जाएगा।
और कार्ड को लॉन्च करने के साथ साथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप इसके ऊपर अपनी फोटो लगवा सकते हो, कस्टमाइजेबल कार्ड्स होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिमिट सेट कर सकते हो। तो इस तरह के कार्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसको डिजिटल जो है वो इशुएंस मतलब डिजिटल इसको इशू किया जाएगा। फ्रॉड एंड रिस्क का इसमें ध्यान रखा जाएगा। लॉयल्टी सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें कैशबैक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अलग अलग बैंक्स या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को दोनों मिलकर ये क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। और जेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके को फाउंडर हैं रमकी गणिपति। रमकी गणिपति याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु, लेकिन ये कंपनी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। टोन टैग। टोन टैग एक कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है एक बैंक के साथ, ताकि एक सिस्टम लॉन्च कर सके जिसका नाम है वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट। मतलब आपकी आवाज से डिजिटल पेमेंट हो सकती है यूपीआई के माध्यम से। और ये फीचर फोन यूजर्स के लिए है, मतलब जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए ये है। और ये कौन से बैंक के साथ मिलकर हुई है? ये हुई है एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ। तो अब बहुत से बैंक ऐसा लॉन्च करेंगे, क्योंकि कल ही हमने एक न्यूज़ की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक यूपीआई 123 पे सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर पे आपने डायल करना है। जब डायल करोगे तो वो आपको पूछेगा कि आपने क्या मतलब पेमेंट करनी है, किसी को पे करना है, किसी का बिल पे करना है, आपने रिचार्ज करवाना है, तो ये सारा पूछेगा। फिर आपने उसके थ्रू जो है पेमेंट कर देनी है। फिर आपसे वो पिन पूछेगा, यूपीआई पिन डाल के आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम मेथड जो है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने टोन टैग की मदद से जो वो स्टार्ट किया है। और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है। इन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल करना है, जहां पे एक कुछ आप कह सकते हो कि जो कंपनी का पर्सनल इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो बोलेगा, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम बोलेगा। तो बोलने के बाद वो आपको यूपीआई पिन पूछेगा। आपने यूपीआई पिन जो है वो अपने बटन प्रेस कर देने हैं मोबाइल के, क्योंकि ये फीचर फोन के लिए है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है इसमें। तो जब वो पिन पूछेगा तो आपने पिन डायल कर देना है। डायल करोगे तो उसके बाद पूछेगा कि आपने फंड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो फंड को ट्रांसफर कर सकते हो आप, बिल पे कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी, मतलब और कई तरह की सुविधाएं जो है वो इसके थ्रू हो सकती हैं। तो एक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी यूपीआई की मदद से जो पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने जो स्टार्ट किया है यूपीआई 123 पे, उसको भी आपने याद रखना है। और टोन टैग जो है वो एक साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। लेकिन एसटीएल पेमेंट बैंक के बारे में याद रखें, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? मुंबई के अंदर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अभिजीत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी और स्मार्ट पावर इंडिया ने टाई अप किया है ताकि एनर्जी ट्रांजिशन की जा सके रूरल एरियाज में? मतलब सिंपल है क्वेश्चन बहुत ही, कि रूरल एरियाज में हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, खास करके किस माध्यम से? सोलर के माध्यम से। और यह है अदानी सोलर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो अदानी सोलर और स्मार्ट पावर इंडिया के साथ एक टाई अप किया गया, जो कि एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। मतलब रूरल टू रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन खास करके इन्होंने 4 स्टेट्स के ऊपर फोकस करने के बारे में सोचा है। एक तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और एक उड़ीसा है। इन रूरल एरियाज के ऊपर फोकस जो है वो किया जाएगा। और इसमें अलग अलग तरह के मेथड जो है वो ढूंढे जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने मेथड जो इंप्लीमेंट करना है वो करना है सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाने हैं, जिसमें 5 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करनी है। और ये अदानी सोलर चैनल पार्टनर्स के थ्रू किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और रेजिलिएंट कम्युनिटीज जो है वो हम बना सकें, जिसमें एनवायरनमेंट को लॉस जो है वो नहीं होगा। तो इसमें साथ में एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जिसमें सस्टेनेबल बिजनेसेस हो सकते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रूरल एरियाज में जो है वो इंक्रीज हो सके। तो ये किसके थ्रू किया जाएगा? सोलर रूफटॉप पैनल्स के थ्रू। और सोलर रूफटॉप पैनल्स कौन प्रोवाइड करेगा? अदानी सोलर जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसने पार्टनरशिप की है एक कंपनी जिसका नाम है स्नैप, ताकि ऑगमेंटेड रियलिटी जो स्किल्स चाहिए लोगों को वो प्रोवाइड की जा सके, खास करके इंडियन यूथ को। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आपने देखी होगी कि आपने अपने जो आईज के ऊपर है एक चश्मा लगाना है, उसके बाद जो है वो आप उसके थ्रू जो है वो आप वर्चुअल इस तरीके से दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे जैसे कि आपको लगेगा कि हम रियली वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये प्लेटफॉर्म स्नैप के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, उन्होंने स्नैप कंपनी के साथ टाई अप किया है, ताकि ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग जो है वो इंडियन यूथ को प्रोवाइड की जा सके। और साथ में एक हैकथन भी लॉन्च की गई है, जिसमें जो ऑगमेंटेड रियलिटी मेकिंग है जो कंपनीज बनाती हैं उनको चैलेंज दिए गए हैं कुछ, उसके बेसिस पे ये इस हैकथन को लॉन्च करेंगे।
तो AR स्किलिंग जो है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। और लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर जो है वो स्नैप कंपनी जो है वो 12,000 टीचर्स को जो है वो अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर जो काम कर रही हैं उनको साथ में जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानकारी देगा। और इन टीचर्स को आगे बढ़ाने का मतलब है, इनको ये स्किल प्रोवाइड करने का मतलब है कि आगे ये कई स्टूडेंट्स को, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स को इसके बारे में सिखाएंगे, जो कि अटल टिंकरिंग लैब नेटवर्क ऑफ स्कूल्स है, मतलब जहां पे अटल टिंकरिंग लैब जो है वो बनी हुई है। तो स्नैप जो है वो कई वर्कशॉप्स करेगा इसमें, और 13 साल के ऊपर या 13 साल के बच्चों के लिए जो है वो खास तौर से ऑगमेंटेड रियलिटी या उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचेगा, और साथ में डिजिटल इकोनॉमी जो है वो भी इंप्रूव हो सकती है। और ऑगमेंटेड रियलिटी आपने याद रखना है, ये एक इनहेंस्ड वर्जन है फिजिकल वर्ल्ड का, जिसमें आप डिजिटल विजुअल एलिमेंट यूज कर सकते हो, साउंड को यूज कर सकते हो, सेंसेस को यूज कर सकते हो, और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आप सिर्फ ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे, आप हो वहीं पे लेकिन आपको लगेगा कि आप किसी और जगह पे पहुंच चुके हो, तो उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन स्नैप क्या है? स्नैप एक कंपनी है दोस्तों, कैमरा कंपनी है, जो कि इस तरह के जो AR डिवाइसेस है वो बनाएगी, और नीति योग की मदद से जो है वो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो एक नीति आयोग का ही एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है यंग माइंड्स के अंदर। इसके मिशन डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आप पिक्चर से करोगे। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, और ये तीनों अवार्ड श्री भूपेंद्र यादव जी ने दिए हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हैं और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज भी हैं। एक दिया गया विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। ये अवार्ड जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन वर्कर्स को मिलता है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को मिलता है जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में आते हैं, और बहुत ही अच्छी सुजेशंस जो हैं वो जिन्होंने दी हैं, खास करके उन्होंने कई स्कीम्स को सुजेस्ट जो है वो किया है जो कि चल रही हैं ऑलरेडी, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और 96 ऐसे वर्कर्स या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को ये अवार्ड जो है वो इस साल दिया गया। और इसी के बाद आता है नेशनल सेफ्टी अवार्ड। नेशनल सेफ्टी अवार्ड जो है वो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए मिलता है जो कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो काम किया, सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखते हुए काम किया। पोर्ट्स को दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया जाता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से, जो कि उनकी तरफ से स्थापित हुई हैं ये साइट्स। और इसमें एक अलग डिवीजन है कि ये टोटल 12 अलग अलग तरह के अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं, जिसमें 10 सेक्शंस जो हैं वो सिर्फ इनके लिए हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स या इंस्टॉलेशंस के लिए, और 2 जो हैं वो स्पेशली किसके लिए हैं? पोर्ट्स के लिए। ऐसी एक माइंस के लिए है, जो कि कम्पिटिटिव स्पिरिट अमंगस्ट द माइन ऑपरेटर के अंदर आता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो माइन चलाते हैं, जो माइनिंग करते हैं, जो खदानों में जो है वो नीचे से निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छे से वो काम करते हैं, उसमें कोई भी किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो उस तरह से ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और नेशनल सेफ्टी अवार्ड जो है वो इस साल 141 ऑर्गेनाइजेशंस या आप कह सकते हो अलग अलग यूनिट्स को मिले, और नेशनल सेफ्टी अवार्ड जो माइंस हैं वो 144 कैंडिडेट्स को दिए गए। तो ये अलग अलग तरीके से आप याद रख सकते हो। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में पहले बता चुका हूँ, भूपेंद्र यादव जी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं करंटली राजस्थान से। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। जितेंद्र सिंह जी ने एक बुक रिलीज की है, इस बुक का नाम है 75 सक्सेस स्टोरीज, जो कि वुमेन साइंटिस्ट के बारे में बताती हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से लॉन्च किया गया। तो ये भी इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस बुकलेट को लॉन्च किया है। और उन्होंने साथ में 3 अलग अलग इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाइज और किरण प्लेटफॉर्म के तहत। किरण का मतलब है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, मतलब वुमेन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने आगे बढ़ाना है। इसमें पहला इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल रिसर्च फेलोशिप फॉर वुमेन। इंडस्ट्रियल रिसर्च फेलोशिप फॉर वुमेन मतलब ये यंग वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप रिसर्च वर्क साथ में कर सकती हैं, और साथ में वो जो रिसर्च वर्क है वो इंडस्ट्री में जाके किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म में भी। एक है सीनियर वुमेन साइंटिस्ट फेलोशिप प्रोग्राम। ये खास करके उन सीनियर वुमेन साइंटिस्ट के लिए जिनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में जाके वो अपने रिसर्च वर्क को काम में लेके आ सकती हैं। नेक्स्ट है ओवरसीज फेलोशिप फॉर वुमेन। ये जो है वो एक्सपोजर देता है रिसर्च स्कॉलर्स को या यंग वुमेन को कि वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए किसी और कंट्री में जाके भी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के इनिशिएटिव जो हैं वाइस किरण प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लॉन्च किए गए हैं।
सिर्फ इस न्यूज़ को पढ़ना है, इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बुक का नाम याद रखना है, 75 सक्सेस स्टोरीज। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के साथ। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी है, उन्होंने भारत कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई का है उनके साथ एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट किया है। मतलब बैंक की ब्रांच में, मतलब जो भारत कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस हैं उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के इंश्योरेंस बेचे जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 5 लाख कस्टमर्स को, जो कि कौन से बैंक के हैं? भारत कोऑपरेटिव बैंक के। तो याद रखना है, और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में याद रखें, इसके एमडी और सीईओ कमलेश राव हैं। कमलेश राव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसी के साथ आते हैं वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है विदा, और विदा जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। ये एक तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, जो कि ये माना जा रहा है कि जुलाई 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए और साथ में फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट, सेंटर ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बनाया गया, डैम रिलेटेड सेफ्टी के लिए, डिजास्टर्स को रोकने के लिए, या इंटरस्टेट जो इश्यूज हैं डैम को लेके या पानी को लेके उसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है, खास करके डैम्स को लेके। और एक 22 मेंबर की एक नेशनल कमेटी भी बनाई गई है डैम सेफ्टी के लिए, जिसको हेड करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन, और वो कौन है? आर के सिन्हा। आर के सिन्हा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने 1.77 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया, और उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने ये पेश किया। और इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट, एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट जो है वो साइन किया गया 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एक हमारे पास CSIR है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। और तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेदा आहार जो है वो बेसिकली मतलब आयुर्वेदा से बनी हुई चीज़ों से जो है वो हम अपना खाना तैयार करें, तो उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो है वो इसको लॉन्च किया गया इनिशिएटिव को। और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भी ध्यान में रख के जो है वो लॉन्च किया गया, क्योंकि अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ईरान ने अपना नू-2 या लाइट सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का 53rd रेजिंग डे जो है वो मनाया गया 6 मार्च को, याद रख सकते हो। और आप कह सकते हो 1968 में जो है वो स्थापना की गई थी CISF की, और 1969 में इसने अपना काम जो है वो करना स्टार्ट किया था। और इसका मेन जो काम होता है वो यही है कि अलग अलग जगह पे इंडिया की जो बेस्ट लोकेशंस हैं, लाइक जहाँ पे खतरा है, जैसे कि आप कह सकते हो सिक्योरिटी एट द स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स, बंदरगाह के ऊपर या एयरपोर्ट्स के ऊपर, मेट्रो रेल्स के ऊपर, तो सारी सुरक्षा कौन प्रोवाइड करता है? CISF जो है वो प्रोवाइड करता है। और हमारे देश को अलग अलग जगह पे बचाने का ये काम जो है वो CISF की तरफ से किया जाता है। और इसके डायरेक्टर जनरल आजकल कौन है? शील वरदान जी, शील वरदान सिंह। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 मार्च 2022 का क्वेश्चन क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, और वो स्टेट है कौन सी? सिक्किम। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही था। सिक्किम के लिए जो है वो इसके पास जो है वो एक लिमिटेड एग्रीमेंट है, RBI जो है वो लिमिटेड एग्रीमेंट के साथ है, लेकिन बाकी स्टेट्स के साथ जो है वो फुल एग्रीमेंट है, लेकिन सिक्किम के साथ लिमिटेड एग्रीमेंट किया हुआ है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। तो इसलिए सिक्किम के लिए आप कह सकते हो कि ये बैंकर ऑफ द ऑल स्टेट गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आता। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कौन सी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो भी आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो आपको मिलता है अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और वो किसी कारण से लाइक बैंक करप्ट हो गया है या पैसा आपके पास नहीं पहुंच रहा, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो इसी के साथ अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इस बेल बटन को प्रेस करें, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिलता रहेगा। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले, हमेशा खुश रहें स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।